हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, जिसका शीर्षक है दीर्घकालीन तनाव आंतों और आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, यदि आप डेली द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आपके प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और मेंस में एसए से रिलेटेड है। दोस्तों, ये जीएस पेपर में रिलेट नहीं करता है, लेकिन एसए में इससे संबंधित टॉपिक जो है आ चुके हैं। तो संपादकीय जो संदर्भ है वो हमारा आधुनिक जो जीवन है, जो हमारी जीवन शैली बदल रही है, उसमें जो तनाव हो रहा है और उस तनाव के कारण जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। तो हमारा संपादकीय प्रसंग दोस्तों, एक रिसर्च जर्नल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पर बहुत ध्यान दिया गया था, और उसका जो शीर्षक था वो सेल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन था, जो कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम रिलेट्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस टू इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन। अर्थात जो हमारा स्ट्रेस होता है उससे हमारा जो नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का जो सिस्टम है वो प्रभावित होता है, और उसकी वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन यानी आंतें होती हैं वो बिगड़ती हैं। तो ये जो स्टडी हुई है तो इसमें पाया गया है कि जो मानव का स्वास्थ्य है वो स्ट्रेस के कारण बिगड़ जाता है, और ये जो इसकी वजह से आंतों में जो सूजन आती है उसकी वजह से IBD यानी आंत सूजन रोग हो जाता है। तो ये IBD आप याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आंतों में जो सूजन हो जाती है उसके रोग को IBD कहा जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारा मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है, और उसकी वजह से हमारा आंतें भी प्रभावित होती हैं। क्योंकि दोस्तों, स्ट्रेस में क्या होता है कि जब हमारा नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करता है तो वो पेट को भी सिग्नल देना भूल जाता है कि भूख लग रही है तो खाना खा लो, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है वो अपने स्ट्रेस की तरफ ही होता है कि हमारा पेपर है या हमें कहीं जाना है। तो इस चक्कर में खाना आदमी कम खाता है। ये आपने भी महसूस किया होगा कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमें भूख नहीं लगती है, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है वो उसी चीज़ की तरफ होता है। तो इस वजह से फिर जो दिमाग है वो भूख की जो भेजने की उसकी एक सिस्टम होता है वो पेट तक सिग्नल नहीं पहुंचा पाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है खाना कम खाता है, और उसकी वजह से आंतों में सूजन या फिर अन्य बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो अध्ययन किया गया है, रिसर्च की गई है, इससे डॉक्टर्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, और वो हमारे जो हमारा शरीर का तंत्र है उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्ट्रेस का जो स्ट्रक्चर होता है एक बार वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस अध्ययन में पाया गया है कि जब आदमी को स्ट्रेस होता है तो एक स्टेरॉयडल तनाव हार्मोन यानी स्ट्रेस हार्मोन एक रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो जब हमारा तनाव अल्पकालिक होता है, जैसे कि हमें कहीं जाना है और वहाँ में मान लीजिए स्टेज पर जाके कुछ बोलना है, तो उससे उसकी जो नर्वसनेस और स्ट्रेस हमें होगा वो अल्पकालिक है, जब तक कि हमें स्टेज पर वो परफॉर्म करना है। या फिर हमारे कल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देने तक हमें स्ट्रेस रहेगा, इसे कहते हैं अल्पकालिक स्ट्रेस। जबकि जो दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस होता है उसमें कुछ दिनों का नहीं होता, वो काफ़ी सालों का होता है और लगातार चलता है। जैसे किसी की रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी की मैरिज में आ रही हैं, और वो वहाँ से कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, तो ये लंबा एक दीर्घकालिक हो सकता है जो सालों साल चल रहा है। तो ये जो तनाव होता है इसके परिणाम स्वरूप एक तो भूख कम लगती है, और दूसरा हमारा जो मल निष्कासन है वो ज़्यादा होता है। तो जब लंबे समय तक ये स्ट्रेस रहता है, काफ़ी वर्षों तक रहता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारी आंतें हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ हो जाती है। दोस्तों, आप इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। ये जो बीमारी है IBD, आई से इन्फ्लेमेटरी, और B से बाउल, D से डिजीज़। तो ये
इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है। ये फुल फॉर्म आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो पुराने तनाव जो लंबा दीर्घकालिक तनाव होता है उसकी वजह से शरीर ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स यानी कि जो तनाव का हार्मोन है वो उत्पन्न करता रहता है, जिसकी वजह से आंतों में सूजन आने लगती है। तो इस अध्ययन में जो एक साइंटिफिक टर्म्स निकल के आए हैं, एक बार वो रीड कर लेते हैं। एक की मध्यस्थता मोनोसाइट्स प्रतिरक्षा प्रणाली में श्वेत रक्त कोशिकाएं जो आक्रमणकारियों को मारती हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें जो वाइट यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड होता है, वो हमारे बॉडी में अगर कोई रोग प्रवेश कर जाता है तो वो जो वाइट ब्लड कोशिकाएं होती हैं वो उसे मारती हैं। एक चीज़ तो इसमें ये दी गई है। दूसरी चीज़ दी गई है TNF यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, और ये सफ़ेद रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा एक प्रोटीन निर्मित किया जाता है जिसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर कहा जाता है। कॉलोनी उत्तेजक कारक, सिग्नलिंग पाथवे, तो इनके माध्यम से सूजन होती है। इसके परिणाम स्वरूप आंत में शारीरिक परिवर्तन होता है और कई अलग बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा अल्सर के बारे में। तो इस टाइप से जो आंतों की झिल्ली है उसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो तनाव से जो है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन यानी कि जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं वो जो सिग्नल भेजते हैं उसको कम कर देता है ये तनाव, और हमारे जो दिमाग की गति है उसे भी धीमा करता है, जिसकी वजह से हमारा जो कामकाज है वो थोड़ा बिगड़ने लगता है। तो ये एक धीमी बीमारी है जो कि हमारे शरीर को प्रभावित करती है। तो इसकी वजह से IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ की वजह से जो आंतें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और ये महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं में ही होता है, परंतु पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसके ज़्यादा केस देखने को मिले हैं। तो IBD जो है वो प्रतिरक्षात्मक रूप से मध्यस्थ है और वंशानुगत भी हो सकता है, यानी कि ये जो डिज़ीज़ है वो एक तो तनाव के कारण है ही, और दूसरा है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है यानी प्रतिरक्षा प्रणाली है, अगर वो हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उसकी वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। और तीसरा ये वंशानुगत भी हो सकती है। वंशानुगत यानी हमारे अगर परिवार में वंश में पहले से चली आ रही है तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक टर्म्स दी गई हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी अल्सर से जो रिलेटेड है, और क्रोहन रोग, ये IBD के 2 उदाहरण हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है इससे एक तो अल्सर का खतरा होता है और क्रोहन रोग भी होने का खतरा होता है। तो इसकी वजह से जो आंतों का कैंसर है वो भी हो सकता है, और जो आंत और मस्तिष्क के बीच एक संपर्क होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा विकार होने की संभावना होती है। तो अध्ययन में पाया गया है कि जिस तरह से तनाव शरीर पर प्रभाव डालता है उसमें विशेष रूप से GI प्रणाली पर ध्यान दिया गया है, और जो आंत और मस्तिष्क के बीच में एक संबंध होता है जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो जो आंतों के बीच में जो एक सिग्नल भेजने का काम करता है वो, और पूरा जो शरीर है जो उन दोनों के बीच में खाना भोजन का जो सिग्नल भेजता है उसको ये प्रभावित करता है। शारीरिक रूप से तनाव जो है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूरी अधिवृक्क यानी कि एक हमारे ब्रेन में होती है हाइपोथैलेमस पिट्यूरी, उसको प्रभावित करता है, जिसकी वजह से सहानुभूति तंत्रिका भी प्रभावित होती है, और इसका जो है IBS और IBD दोनों पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों IBS जो है वो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है, जबकि IBD जो है ये इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है। तो यहाँ पे S से याद रखिएगा सिंड्रोम, और यहाँ D से डिजीज़ है। ये वाला जो है IBS ये है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, जबकि जो हमारा IBD है वो है इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़। तो आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं।
तो हम ऐसा तो है नहीं कि तनाव को बिल्कुल ही समाप्त कर दें, लेकिन तनाव से लड़ने का एक बेहतर मुकाबला हम विकसित कर सकते हैं, जैसे कि एरोबिक्स करना या व्यायाम करना, प्राणायाम करना, डेली की जो एक्सरसाइज है उससे भी स्ट्रेस कम होता है, और अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना, जैसे कि सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़, जो एरोबिक व्यायाम होता है उससे एंडोफिन निकलता है। एंडोफिन एक हमारे शरीर में निकलता है, जिसकी वजह से हमारा मूड अच्छा हो जाता है और हमारा जो सिर भारी रहता है वो भी हल्का होता है। तो इससे स्ट्रेस में निपटने में मदद मिलती है। और अगर हम डेली नियमित योग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या एरोबिक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे जो है, जो हमारा मस्तिष्क है उसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हैं और ज़्यादा मजबूत होते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी मेमोरी होती है वो भी शार्प होती है, प्लस हमारी जो सीखने की क्षमता है वो भी तीव्र होती है। तो योग जो है एक बहुत अच्छा जो है विकल्प हो सकता है तनाव को दूर करने के लिए। साथ ही इसके और भी कई लाभ हैं। तो ये आज का एडिटोरियल था। तो आपके लिए अभ्यास का प्रश्न निबंध से है। तो ये ठीक ही कहा गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन और मूल्यवान धन है, लेकिन आज का परिदृश्य इससे विपरीत नजर आता है। तो आप इसे 1000 से 1200 शब्द सीमा के अंदर लिखिएगा, जो कि 125 अंक का है। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है, और आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।